चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंच सके। फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और इसी क्रम में हम आज आगे टॉपिक देखते हैं, त्यौहार। त्यौहार टॉपिक को समझने के लिए आप इस प्रकार से अध्ययन करें कि आपको इसमें कुछ भी नहीं आता, जीरो, बिल्कुल। जो भी सीखना है वो आज ही सीखना है। आज से पहले हमने कुछ नहीं सीखा। त्यौहार के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें हमारे सामने आई, उनको देखते हैं, क्लियर करते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। त्यौहार को सीखने से पहले कुछ सीधे सीधे हमारे पास लॉजिक है, उनको थोड़ा सा माइंड में रखें और त्यौहार को सीखते जाए। जिस प्रकार से कोई भी महीना है, कोई भी XYZ, चैत्र महीना, वैशाख महीना, ज्येष्ठ माह, कोई सा भी महीना है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। नहीं पता पहले कौन सा होता है और बाद में कौन सा होता है, लेकिन ये जनरल सभी को पता है कि एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कर्षण पक्ष होता है। ये मैंने लिख दिया, लेकिन हमें ये देखना है कि पहले शुक्ल होगा या पहले कर्षण पक्ष होगा। इसको देखने के लिए याद नहीं होता, ये कंफ्यूज हो जाता है। याद करने के बाद भी पहले कर्षण याद कर लेते हैं, कुछ दिनों बाद में शुक्ल सामने आ जाता है। इसको देखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। शुक्ल को हम देखते हैं कि शुक्ल किससे प्रारंभ हो रहा है, से से प्रारंभ हो रहा है। कर्षण किससे प्रारंभ हो रहा है, कैसे प्रारंभ हो रहा है। अगर ऐसा नहीं देख के इंग्लिश वर्ड के माध्यम से देखते हैं तो शुक्ल एस से प्रारंभ हो रहा है, कर्षण कैसे प्रारंभ हो रहा है। अगर इनका अल्फाबेट बनाते हैं तो आप सभी को पता है कि पहले क आएगा या स आएगा, पहले क आएगा। अगर अंग्रेजी में भी देखते हैं तो पहले के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये आएगा, पहले कर्षण पक्ष आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कि पहले कर्षण पक्ष आएगा और बाद में शुक्ल पक्ष आएगा। बिल्कुल इस प्रकार से देखना है कि कुछ नहीं आता, केवल और केवल थोड़ा ध्यान से देखना है। बिल्कुल त्यौहार बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। आज पहले नहीं आया लेकिन अब आ जाएगा। कर्षण का मतलब क्या होता है? कर्षण का मतलब ही काला होता है। काला का मतलब ये है कि जरूर यहाँ पे काली रातें होगी। काली रातें होगी तो काली रात से ही पता चल जाता है कि काली रात लास्ट कौन सी आती है, अमावस्या वाला पखवाड़े की अमावस्या रात आती है। शुक्ल का मतलब यहाँ से सफ़ेद होता है। सफ़ेद का मतलब यहाँ से कि जरूर उजाले वाली रातें होगी, चांदनी रातें होगी। तो यहाँ से चांदनी रातें किस में आएगी? पूर्णिमा में आएगी। सीधा सीधा हमारा लॉजिक ये है कि किसी भी महीने में कर्षण पक्ष पहले आएगा, शुक्ल पक्ष बाद में आएगा। पहला पखवाड़ा कर्षण पक्ष होगा, बाद वाला पखवाड़ा शुक्ल पक्ष होगा। कोई भी महीने का अंत शुक्ल पक्ष से होगा और किसी भी महीने का अंत अगर दिन से देखेंगे तो पूर्णिमा से होगा। मतलब सीधा वह पखवाड़े से पूछे कौन से पखवाड़े से माह का अंत होगा? शुक्ल से। कौन से दिन से माह का अंत होगा? पूर्णिमा से। अमावस्या केवल और केवल कृष्ण पक्ष का लास्ट दिन होगा। ये हमें ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं, त्यौहार प्रारंभ करने से पहले कौन सा त्यौहार कौन से महीने की, कौन सी पक्ष की, कौन सी तिथि को आता है। त्यौहार में आपको केवल ये देखना है, एग्जामिनर आपको त्यौहार देगा जैसा कि माना कि आपको दे दिया नाग पंचमी, आपको यहाँ से देगा निडर नवमी, आपको यहाँ से देगा जन्माष्टमी। अगर देखते हैं तो हमारे त्योहारों में 80% त्यौहार ऐसे होते हैं जिनकी तिथियाँ हमारे को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंचमी नाग पंचमी, निडर नवमी, नवमी अगला दे रहा है, यहाँ से जन्माष्टमी, अष्टमी अगला दे रहा है, राधा अष्टमी, अष्टमी अगला देगा यहाँ से अशोका अष्टमी, अष्टमी अगला देगा शीतला अष्टमी। तो हमें केवल और केवल अधिकतर जो कंफ्यूज होता है वो होता है केवल और केवल पक्ष में, फिर हमें कंफ्यूज होता है वो होता है माह के अंदर। इनको हम आज बड़े आसान तरीके से देखने वाले हैं कि किस प्रकार से याद होगा। त्यौहार को देखने से पहले एक छोटी सी सारणी हम बना लेते हैं। सारणी यह है कि हिंदी महीने हमारे पास है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। आपको ये 12 महीने याद करने होंगे। कभी हमारे से कोई ये पूछ ले कि जनवरी माह में कौन सा हिंदी महीना आता है, अगर कोई सा हिंदी महीना आता भी है तो उसका कौन सा पखवाड़ा आता है, ये समझने के लिए थोड़ा सा सारणी में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने हम हिंदी माह लिखते हैं। पहला महीना होगा चैत्र माह, दूसरा होगा वैशाख माह, तीसरा होगा ज्येष्ठ माह, चौथा होगा आषाढ़ माह, इसके बाद पांचवा होगा श्रावण, फिर होगा भाद्रपद, फिर होगा आश्विन, इसके बाद कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये हमारे पास 12 महीने हैं। हिंदी माह है ये ले 7, 8, 9, 10, 11 और 12। हमारे को ये भी देखना है कि अंग्रेजी माह कौन से होते हैं, तो ये सभी को याद है। ये तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अधिकांश स्टूडेंट ये बता देने के बाद भी गलती कर देते हैं कि ज़रूर ज्येष्ठ में मार्च आता होगा या मार्च में ज्येष्ठ आता होगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कंफ्यूज होता है तो इसके बीच में ये दीवार खींच दी गई, इनका कोई संपर्क लिंक ही नहीं है। इसका मतलब ये कि श्रावण माह के अंदर मई माह नहीं आता और जून में भी भाद्रपद नहीं आता। हमें ये देखना है कि मई में फिर आता कौन सा है। ये निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि देखते हैं कौन सा निकाले। मैं अभी डायरेक्ट निकाल के बता दूं कि पौष माह को हमने यहाँ से उठा लिया, 10 दिन बाद में हम भूल गए कि पौष माह क्यों उठाया। सिंगल सिंगल है, यहाँ से सिंगल का कोई मतलब नहीं है। कोई भी वर्ग इधर करने में सिंगल का कोई रोल नहीं होता। दो आपस में मिलेंगे तभी जाके विकास होगा। विकास देखते हैं कैसा विकास होगा, हम इसके अंदर विकास करना है, आगे बढ़ाना है इसको। तो सिंगल का लेके क्या करेंगे, देखते हैं डबल यहाँ से दो दो देखें, यहाँ से ये ले पुरुष पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों आपस में मिले, विकास हुआ। त्योहारों का विकास यहाँ से हुआ, हमने पोष निकाल लिया, पोष को उठा दिया और यहाँ रख दिया, ये पोष रख दिया। ये ले समझने की कोशिश करें, यही समझने की बहुत अच्छी बात है। पोष उठाया, इसका मतलब ये है कि अभी फकवाड़े बताए थे 15-15 दिन के। जरूर जनवरी के अंदर 15 दिन एक माह के आते होंगे और जरूर अगले महीने के 15 दिन आते होंगे। तो देखते हैं एक बार, अगर हमने पोष लिए तो आप यहाँ से देखने की कोशिश करें। पोष उठाया, पोष के 15 दिन ही आते हैं। 15 दिन फिर किसके आएंगे, आगे माघ माह के आएंगे, इसलिए हमने यहाँ से लिख दिया माघ माह। अगर आगे बात करते हैं, माघ माह के 15 दिन ही आए हैं, इसलिए माघ माह वापस पुनः आएगा और यहाँ से माघ हो गया। 15 दिन माघ के यहाँ गए, 15 दिन यहाँ गए, माघ माह कंप्लीट हो गया। इसलिए माघ के बाद में फाल्गुन आएगा, तो यहाँ से हमने उठा लिया और ये फाल्गुन लिख दिया। अगर फाल्गुन ही आए तो 15 दिन ही आए हैं, इसलिए फाल्गुन दोबारा आएगा। फाल्गुन दोबारा आएगा तो 15 दिन यहाँ आ गए और 15 दिन यहाँ आ गए, महीना कंप्लीट हो गया। फाल्गुन के बाद में आगे चलते हैं, चैत्र में चले गए और आप यहाँ से मैच करते जाए। चैत्र, चैत्र पुनः आया, चैत्र और यहाँ से आया वैशाख, वैशाख यहाँ से पुनः आएगा और यहाँ से फिर हुआ ज्येष्ठ। मैच करते जाए यहाँ से, ज्येष्ठ के बाद दोबारा ज्येष्ठ आएगा, ये ज्येष्ठ और यहाँ से हुआ आषाढ़, ये आषाढ़ प्रारंभ हुआ। आषाढ़ के बाद आषाढ़ के 15 दिन यहाँ हो गए, आषाढ़ के 15 दिन यहाँ हो गए, महीना कंप्लीट हो गया। इसलिए आषाढ़ के बाद में श्रावण, श्रावण पुनः आएगा। इसके बाद में आया भाद्रपद, ये भाद्रपद पुनः आया। भाद्रपद के बाद साथ में आया ये आश्विन, आश्विन के बाद में पुनः आश्विन आया और यहाँ से इसके साथ आया कार्तिक, कार्तिक माह के साथ में ये पुनः कार्तिक आया और यहाँ से आया मार्गशीर्ष, ये मार्गशीर्ष आया और ये मार्गशीर्ष के साथ में आया पौष। ये हमारे सामने सारणी बनी कि दिसंबर में हम कह सकते हैं कि मार्गशीर्ष और पौष 2 माह आते हैं, 15 दिन इसके आते हैं, 15 दिन इसके आते हैं। लेकिन हमारे सामने समस्या ये है कि कोई हमसे ये पूछे कि आपने बता दिया फरवरी में माघ आता है, 15 दिन का आधा और आधा फाल्गुन आता है, लेकिन ये माघ आता कौन सा है, कृष्ण पक्ष आता है या शुक्ल पक्ष आता है। ये देखने के लिए अभी आप लोगों ने देखा था कि किसी भी माह का पहला पक्ष आता है कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष आता है शुक्ल पक्ष। बहुत अच्छा सा लॉजिक है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, कल्पना करते हैं, मैं भी कल्पना करता हूँ कि जनवरी में पौष के 15 दिन आए होंगे। अगर ये यहाँ पे पौष पूरा हुआ होगा तभी तो माघ माह प्रारंभ हुआ होगा। अगर कोई भी महीना पूरा होता है तो शुक्ल पक्ष से पूरा होता है, शुक्ल पक्ष से कोई भी महीना पूरा होता है, शुक्ल पक्ष से कोई भी माह पूरा होता है। इसीलिए पौष पूरा हुआ होगा तो कौन से पक्ष से हुआ होगा, शुक्ल से पूरा हुआ होगा। कल्पना ही कर रहे हैं, तभी तो माघ आया होगा। अगर माघ आया है तो महीना आता है कृष्ण पक्ष से, इसलिए यहाँ पर आया कृष्ण पक्ष से। अगर यहाँ कृष्ण आया तो कृष्ण महीने कृष्ण पक्ष से देखिए यहाँ पे गौर करके, कृष्ण पक्ष से कोई भी महीना पूरा नहीं होता, इसलिए उसी माह का शुक्ल पक्ष दोबारा आता है, उसी माह का शुक्ल पक्ष आता है, उसी माह का शुक्ल पक्ष आता है, इसलिए उसी माह का शुक्ल पक्ष आया। अगर किसी महीने का शुक्ल पक्ष आ जाता है तो महीना पूरा हो जाता है। इसीलिए शुक्ल पक्ष आने से माघ माह पूरा हुआ, इसलिए फाल्गुन का कृष्ण पक्ष से प्रारंभ हुआ। कृष्ण पक्ष से फाल्गुन प्रारंभ हुआ तो यहाँ पे फाल्गुन शुक्ल से पूरा हुआ। एक बार हमें बोर्ड पे ये देखने के बाद ये पता चलता है
कि शुक्ल शुक्ल यही क्रम हमारा आगे भी चलता रहेगा, आगे सेम यही क्रम चलता रहेगा, शुक्ल आ जाएगा, ये एज इट इज लिख दिया, ये आ जाएगा। यहाँ तक लिख के छोड़ देते हैं, एक बार पुनः चेक करते हैं कि आगे भी यही एडजस्ट हो रहा है क्या। यहाँ भी कर्षण कर्षण आगे चलता रहेगा, ये चलता रहा। यहीं से एक बार वापस नीचे से चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो क्रम है वो सही क्रम में सेट हो रहा है क्या। यहाँ से देखते हैं कार्तिक, कार्तिक अगर आया, आगे आ रहा है मार्गशीर्ष, मतलब साफ जाहिर हो रहा है, आप ऊपर देख चुके हैं कि कार्तिक पूरा हुआ होगा तभी तो मार्गशीर्ष आया होगा। अगर कार्तिक पूरा हुआ है तो कोई भी महीना शुक्ल पक्ष से पूरा होता है, शुक्ल पक्ष से महीना पूरा होता है, शुक्ल पक्ष से कार्तिक पूरा हुआ होगा तभी तो मार्गशीर्ष आया होगा। ये यहाँ से मार्गशीर्ष प्रारंभ हुआ, कर्षण पक्ष से प्रारंभ हुआ। मार्गशीर्ष का कर्षण पक्ष आया तो महीना पूरा नहीं हुआ, इसलिए मार्गशीर्ष को दोबारा आना पड़ा। पुनः आया तो पुनः शुक्ल पक्ष से आएगा। अगर मार्गशीर्ष का शुक्ल पक्ष आया और ये शुक्ल पक्ष आया तो महीना पूरा हो गया होगा, तभी तो नया महीना आया। नया माह अगर आ रहा है तो किस पक्ष से आएगा? कर्षण पक्ष से। ये देखने पे हमें पता चल रहा है कि पौष माह कर्षण पक्ष से पूरा नहीं हुआ, इसीलिए तो दिसंबर लास्ट में पौष कर्षण के बाद अगर राउंड घुमा के चेक करते तो ऊपर हमें पौष शुक्ल मिलता है और हमारा क्रम में ये पूरा एडजस्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ से कोई भी प्रश्न किया जाए, अप्रैल माह में चैत्र माह का कौन सा पक्ष आता है, तो हम बता सकते हैं कि अप्रैल माह में चैत्र माह का शुक्ल पक्ष आता है और वैशाख माह का कर्षण पक्ष आता है। इसी सारणी से पूछे कि नवंबर में कौन सा महीना आता है हिंदी माह, तो हम बता सकते हैं नवंबर में कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष और मार्गशीर्ष माह का कर्षण पक्ष आता है। अब हमारा ये क्रम रहा, 15-15 दिन के पखवाड़े पूरे हुए। इसी क्रम में हम त्यौहार आगे पढ़ते हैं और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। एक बार गौर करके देखें, ऐसा हमें कहीं सीखने को नहीं मिले, तब इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और देखते हैं त्यौहार आगे। ये सारणी एक बार देख लीजिए, पूरे 12 वर्ड है, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं, केवल आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप 12 शब्द याद कर लीजिए। आगे त्यौहार में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, आप देखते रहिए और मैं याद कराता रहूँगा। ये आपको केवल याद करना है, ये बड़ा इशू नहीं, 12 वर्ड याद हो सकते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। आगे आपने आराम से देखा ये अंग्रेजी माह है, हमने यहाँ से डबल को उठाया, पौष को उठाया और एडजस्ट कर दिया। आगे देखते हैं, ये बनाने के बाद अब त्यौहार निकालना प्रारंभ करते हैं। हमें पूछ लेते हैं कि कौन सा त्यौहार कौन से माह के कौन से पक्ष में कौन सी तिथि को प्रारंभ होता है। रटना नहीं, बिल्कुल नहीं रटना, एक भी त्यौहार नहीं रटना। इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से एक बार सारणियाँ और बनाते रहते हैं हम, थोड़ा थोड़ा देखते जाइए। आपने पीछे देखा, सबसे पहले त्यौहार ले लेते हैं, जैसे फाल्गुन माह का लिख देते हैं, ये फाल्गुन ने पूर्णिमा लिख दिया। कुछ नहीं कर रहे, केवल और केवल तारीख लिखी जा रही है यहाँ पे, फाल्गुन पूर्णिमा। अगर आप लोगों ने ये देखा तो फाल्गुन हमारा हिंदी माह का लास्ट महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ में देखें तो फाल्गुन महीना अंतिम और कोई भी महीना पूर्णिमा से पूरा हो जाता है। अगर फाल्गुन पूर्णिमा पूरा हुआ है तो आप देखें कि फाल्गुन के बाद में चैत्र माह आएगा, पहला माह चैत्र माह। आपने ये भी देखा, भी पीछे बताया था कि कोई भी माह के अंदर 2 पक्ष होते हैं और पहला पक्ष कर्षण पक्ष होता है और बाद वाला शुक्ल पक्ष होता है। हम यहीं से देख रहे हैं कि फाल्गुन माह पूर्णिमा से पूरा हुआ तो नया महीना चैत्र महीना प्रारंभ होगा। नया महीना प्रारंभ होगा तो कर्षण पक्ष से प्रारंभ होगा और कर्षण पक्ष से प्रारंभ होगा तो पहली तिथि एकम आएगी। इसी क्रम में हमारी आगे चैत्र, कर्षण, द्वितीया आएगी। आगे इसी क्रम में चलते जाए, चैत्र, कर्षण, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशमी, त्रयोदशमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। और यहाँ पे लिख दिया महीना कंप्लीट नहीं होगा, चैत्र अमावस्या। यहाँ पे मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, केवल फकवाड़ा पूरा हुआ है। इसका मतलब कर्षण पक्ष पूरा हो गया, शुक्ल पक्ष आ जाएगा, दोबारा यहाँ से शुक्ल पक्ष आएगा तो उसी माह का आएगा और यहाँ से ले लिया चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र शुक्ल द्वितीया। इसी क्रम में चलते जाए, शुक्ल तृतीया, शुक्ल पक्ष चलता जाएगा, शुक्ल तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशमी, त्रयोदशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। चतुर्दशी के बाद में एक बार देखें, यहाँ से ये आया चैत्र शुक्ल
चतुर्दशी, आपको पता है कि शुक्ल पक्ष का लास्ट दिन पूर्णिमा आएगा, तो यहाँ से बना चैत्र पूर्णिमा। समझने की कोशिश करें, बड़े अच्छे से देखें, बहुत इजी त्यौहार है, किस प्रकार से हम निकालते हैं। हमारे सामने त्यौहार दे देगा, ये सारणी आपके सामने नहीं होगी, ये केवल आपको समझाने के लिए। 1 2 3 बार आपने अभ्यास किया, आगे आपकी सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा हमारे से त्यौहार पूछता है, थोड़ा सा देख लेते हैं त्यौहार कौन से होंगे। हमारे सामने सारणी नहीं होगी, हमें त्यौहार पूछेगा कि होली कब आती है, कुछ दिया हुआ नहीं है, यहाँ तिथि भी नहीं है, पक्ष भी नहीं है, मंथ भी नहीं है। बड़े लॉजिकल तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने इसके बाद में पूछ लेगा धुलंडी कब आती है, ये दे देगा। धुलंडी के बाद में पूछ लेगा गुड़ला त्यौहार कब आता है, ये पूछ लेगा शीतला अष्टमी कब आती है। शीतला अष्टमी के बाद में यहाँ से पूछ लेगा नव वर्ष कब आता है, नव वर्ष कब आएगा। नव वर्ष के साथ में पूछ लेगा नवरात्रा कब आते हैं, नवरात्रे 2 बार आते हैं, तो नवरात्रे कब आएंगे। इसी के क्रम में आगे पूछ लेगा गणगौर कब आएगी। ये त्यौहार होंगे हमारे सामने, कुछ दिया हुआ नहीं है, कुछ नहीं होगा बोर्ड के अंदर, वहाँ पे एग्जाम में हमारे सामने कुछ नहीं मिलेगा। गणगौर के बाद में त्यौहार पूछ लेगा अशोका अष्टमी कब आती है। अशोका अष्टमी के बाद में रामनवमी कब आती है, ये पूछ लेगा। यहाँ से पूछ लेगा हनुमान जयंती कब आती है। ये त्यौहार हमारे सामने अगर एग्जाम में हमें मिलते हैं तो कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं रटना दोस्तों, देखना है केवल और केवल लॉजिक से। सबसे पहले होली त्यौहार हम लेते हैं, कुछ नहीं किया, प्रारंभ से एक बार देखें, मैंने केवल वर्ष का लास्ट मंथ लिखा है, लास्ट फाल्गुन प्रारंभ करना है। फाल्गुन की पूर्णिमा लिख दी, यहाँ से चैत्र कृष्ण एकम, तारीख ही तो लिखी है, तारीख ही है केवल और केवल। होली के माध्यम से देखते हैं कि होली कब आती है। कुछ नहीं याद आप लोगों को, लेकिन आपने जनरल खूब भजन सुने हैं, होलिया में उड़ेरे गुलाल और फाल्गुन में उड़ेरे गुलाल, ये दोनों भजन अच्छे से चलते हैं। होलिया में उड़ेरे गुलाल, फाल्गुन में उड़ेरे गुलाल, इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि होली कब आती है, फाल्गुन माह में आती है। देख लिया, यही लगा देते हैं एक बार कि होली फाल्गुन में आती है। लेकिन ये त्यौहार आपके सामने है, नोट कर लीजिए एक बार, फिर एक एक त्यौहार ले लेंगे। मैं इनको साफ कर देता हूँ, एक एक त्यौहार समझा देते हैं इनके बारे में। ये त्यौहार आपके सामने होंगे एग्जाम में, जो चैत्र माह से होंगे और फाल्गुन माह से होंगे। जैसा आपको दिया होली कब आती है, कुछ नहीं आता आपको एग्जाम में, सीधा देखना है होलिया में उड़ेरे गुलाल, फाल्गुन में उड़ेरे गुलाल, इसका मतलब है ये त्यौहार फाल्गुन में आता है। लेकिन ये नहीं पता कि अमावस्या को आता है या पूर्णिमा को आता है या अष्टमी को आता है, सप्तमी को आता है। आपको अच्छे से पता है फाल्गुन में उड़ेरे गुलाल, तो गुलाल ऐसे ही नहीं उड़ाया जाता। होलियाँ कई प्रकार की होली है, देवर भाभी की होली है, गोबर के कांडों की होली है, लठमार होली है। या होलियों से एक बार देखिए, देवर भाभी की होली है, अगर होली अंधेरे में होगी तो गुलाल कहीं और उड़ाएंगे, उड़ कहीं और जाएगा। इसलिए यहाँ से कब आएगा, उजाला होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम रंग जहाँ लगाए वहीं लगे। अगर अंधेरा होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, माना कि देवर भाभी की होली है, रंग लगाया और कहीं और अंधेरे में लग गया और कहीं, बहुत महंगा रंग आता है। इसलिए पूर्णिमा होगा, यहाँ से हमारे सामने त्यौहार आया फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा आता है, होली। अगर आपने ये देखा, इसके बाद स्थितियाँ सीधी देखिए, आपको सीधा सामान्य तरीके से सीधा पता है कि होली के दूसरे दिन ही कौन सा त्यौहार आता है, धुलंडी का त्यौहार आता है। कुछ नहीं रटना, ये ले धुलंडी कब हो गई, चैत्र कृष्ण एकम को हो गई। अब इसके बाद में देखेंगे डिटेल, होली कौन कौन सी प्रकार की है, कहाँ कहाँ की होली प्रसिद्ध है। इसी क्रम में हमसे ये पूछ लिया कि शीतलाष्टमी कब आती है, शीतला अष्टमी का त्यौहार दिया। और इसी क्रम में हमसे पूछ लेगा गणगौर कब आती है। इन्हीं त्योहारों के माध्यम से निकालते हैं। जनरल आपको पता है कि गणगौर होली के बाद में आती है, ऐसा तो नहीं है कि दीपावली के बाद में गणगौर आती है। कैसे पता होगा, लड़कियां शादी होने के बाद होली का दिन पे जाती है, वहाँ ग्रुप बनाती है और ये फिक्स करके आती है कि हमें इसके साथ में गणगौर पूजना है। इसका मतलब होली के बाद में गणगौर आएगी। आपको ये भी पता है कि गणगौर की कौन सी मिठाई प्रसिद्ध है, घेवर। घेवर और भी किसी की प्रसिद्ध है, किसकी प्रसिद्ध है, तीज की। मतलब तीज कब आती है, तीज को। तीज को घेवर सेम है, तो गणगौर भी कब आती है, तीज को। लेकिन इतना हमें पता चला, गणगौर तीज को आती है, होली के बाद में आती है। तीज हमने यहाँ से निकाल लिया, लेकिन इस तीज को तो नहीं आती,
क्योंकि आपको यह भी पता है कि होली के 2 दिन बाद ही तो गणगौर नहीं आती है। आपको यह भी पता है कि 5-10 दिन लड़कियां गुड़ लगू माती है, 5-10 दिन गणगौर पूजती है, तो थोड़ा गैप तो होता है, इतना जनरल पता है। इसका मतलब नेक्स्ट तीज आपको जहाँ भी दिखाई देती है उसी को खींच दीजिए, यहाँ पे त्यौहार कौन सा इस तीज को आ जाएगा, और वो तीज को कौन सा त्यौहार आएगा यहाँ से कि गणगौर होगा। ये त्यौहार हमारे यहाँ तक कंप्लीट हुए। इसके बाद देखते हैं इसी के अंदर कुछ थोड़ा सा त्यौहार में आपको एक सीधा सा लॉजिक भी देखना होगा। जितने भी मांगलिक काम है, शुभ काम है, अच्छे काम है, वो सारे शुक्ल पक्ष में होंगे, जैसा कि शादी, सगाई, विवाह, ढूंढ। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, याद रखिए, जितने भी शादी, सगाई, ढूंढ, सिंजारा, जितने भी त्यौहार है सारे शुक्ल पक्ष में होंगे, क्योंकि मांगलिक काम है, अच्छे काम शुक्ल पक्ष में होते हैं, कृष्ण पक्ष में, अंधेरे वाले पक्ष में नहीं होते, अशुभ काम होते हैं। अगर अब आगे बात करें, आप बोलोगे कि इस प्रकार से कौन सा लॉजिक लगता है कि आगे भी सेट होगा? बिल्कुल, जैसा नाग पंचमी हमारे सामने पूछता है, सीधा नाग पंचमी पूछते हैं, हमारे सामने आता है कि नाग का रंग ब्लैक होता है, नाग पंचमी कृष्ण पक्ष में आएगी। ये सीधे लॉजिक लगाते रहेंगे। थोड़ा सा एक हल्का सा लॉजिक ये भी देख लीजिए त्यौहार छांटने के लिए, कि अगर आपको कहीं भी एकादशमी मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा एकादशमी कृष्ण पक्ष में नहीं आती, कृष्ण पक्ष में भी आती है, लेकिन अगर आपको कहीं भी एकादशमी मिलती है, त्यौहार में हमें मिलती है, तो अधिकांश 90% शायद कोई त्यौहार होगा एकादशमी में जो कृष्ण पक्ष में आता है। अधिकांश त्यौहार हमारे शुक्ल पक्ष में आते हैं, जैसे देवशयनी एकादशमी, देव उठनी एकादशमी, और कोई सी भी जल झूलनी एकादशमी, कोई सी भी एकादशमी पूछे सभी शुक्ल एकादशमी को आएगी। हमारे ये 2 लॉजिक हुए सीधे सीधे त्यौहार के। तीसरा सीधा सा लॉजिक है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर कभी बात करें कि सबसे ज़्यादा धर्म, जैसे दान देते हैं धर्म होता है, सबसे ज़्यादा धर्म वैशाख माह में होता है, और ऐसा कहा जाता है कि वैशाख का सा धर्म नहीं माना जाता। अगर जनरल बात करें, गर्मी सबसे ज़्यादा कौन से माह में पड़ती है? जून माह में नहीं। या हिंदी माह की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ज्येष्ठ की सी गर्मी नहीं होती, सबसे ज़्यादा गर्मी ज्येष्ठ में होती है। ये क्यों बताया जा रहा है? ये त्यौहार में आगे बहुत अच्छे लॉजिक में काम करेगा। इसी प्रकार से अगर बात करें कि बाजरा कौन से माह में उगाते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है कि आषाढ़ के माह में बाजरा उगा देते हैं। अगर बात करें सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से माह में होती है और बाजरा ग्रोथ करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो वो महीना कौन सा होगा? श्रावण माह। ये त्यौहार में हमारे बीच में क्या आ गए? ये त्यौहार पढ़ने के लिए बहुत अच्छे लॉजिक साबित होंगे, सूत्र साबित होंगे हमारे आगे। इसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ से बाजरे की बात चली, बाजरा आषाढ़ माह में बोया गया, सावन माह में काट बड़ा होगा, तो इसके बाद में सावन के बाद में भाद्रपद माह के अंदर वही बाजरा काटने के कगार पे या तो पूरी साइज ले लेता है, पूरा बड़ा हो जाता है, या फिर काटने के कगार पे आ जाता है, और वो महीना होगा भाद्रपद। एक बार जनरल देख लीजिए, आषाढ़ माह में बाजरा बोया गया, सावन में बाजरा बड़ा हुआ, भाद्रपद के अंदर बाजरा बड़ी साइज पूरी साइज लेके काटने के कगार पे या तो काटने वाला होता है या कट रहा होता है। ये हमारा यहाँ से चलता रहेगा। इसके बाद आगे थोड़ा सा लॉजिक और देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि पौष माह किसी ठंड नहीं होती, इसका मतलब सबसे ज़्यादा पौष में ठंड पड़ती है। हमारे सीधे सीधे लॉजिक हुए, बैसाख ऐसा धर्म नहीं है, जेठ किसी गर्मी नहीं है, आषाढ़ में बाजरा बोया गया, सावन में बाजरा बड़ा हो रहा है, भाद्रपद में बाजरा बड़ा हो गया, पौष किसी ठंड नहीं है। इन माह से हम थोड़ा सा त्यौहार में आगे लॉजिक देखेंगे और देखते हैं आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। गणगौर त्यौहार तक हम देखें, नववर्ष हमें पूछता है यहाँ से, तो देखते जाएंगे। नववर्ष की बात हो रही है, तिथि 1 होगी, नववर्ष पूछ रहा है, तिथि 1 होगी, एक तिथि एकम होगी, महीना भी प्रथम होगा। नववर्ष की बात हो रही है, महीना भी प्रथम चैत्र होगा, लेकिन पक्ष कौन सा आएगा? यहाँ से महीना तो प्रारंभ चैत्र कृष्ण एकम से हुआ है, लेकिन ये नहीं आएगा। अभी आपको बता दिया गया कि जितने भी मांगलिक काम होंगे, शुभ काम होंगे, अच्छे काम होंगे, मूर्त शादी सगाई होगी, वो सारी शुक्ल पक्ष में होगी, कृष्ण पक्ष में नहीं हो सकती। इसलिए बहुत अच्छा मांगलिक काम है, नववर्ष का काम है, इसलिए कौन सा पक्ष आ जाएगा? शुक्ल पक्ष आ जाएगा, और हमारा यहाँ पे त्यौहार हो जाएगा नववर्ष। आगे अगर हमारे सामने ये पूछा जाए कि अशोका अष्टमी का त्यौहार कब आता है, जनरल आगे और देखेंगे, इनको थोड़ा डिटेल से भी देखेंगे। अशोका अष्टमी हम जनरल तिथि निकालने की कोशिश करें। सबसे पहले अष्टमी आप लोगों के सामने दी गई है, अष्टमी यहाँ पे दे रहा है, तो अष्टमी, अशोका अष्टमी, अशोका अष्टमी दे रहा है, हमने अष्टमी लगा दिया। यही पेड़ के माध्यम से लॉजिक से देखते हैं। अशोक के पेड़ की बात हो रही है, अशोका पेड़ आशापाला का पेड़,
बड़े बूढ़ों ने कहा है कि मकान के सामने एक आशापाला अशोक का पेड़ तो होना ही चाहिए, इतना शुभ माना गया है। और शुभ के लिए भी आपको बताया गया है कि शुभ आते ही कौन सा पक्ष होगा, शुक्ल पक्ष होगा। एक नंबर शुभ माना गया है, एक नंबर आदर्श माना गया है, बहुत अच्छा वृक्ष माना गया है, एक नंबर माना गया है। एक नंबर का माह आएगा, चैत्र शुक्ल अष्टमी आएगा। चैत्र शुक्ल अष्टमी हमारे यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, वहीं लगा देते हैं। ये यहाँ पे अशोका अष्टमी आता है। ये अशोका अष्टमी के साथ में आप याद रखें, इसी दिन यहाँ पे केला देवी का मेला भी लगता है। केला देवी का मेला करौली में लगता है, यादवों की कुल देवी है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। यहाँ से हमारे सामने ये पूछा जाए कि शीतला अष्टमी कब आती है, देखने की कोशिश करें, बहुत ईजी त्यौहार है। शीतलाष्टमी पूछ लिया, अष्टमी अगला दे रहा है। यह अष्टमी शीतला माता की अगर बात करते हैं तो शीतला माता का वाहन गधा है और पुजारी खुमार को कहा गया। खुमार काली मिट्टी के बर्तन बनाता है, काली मिट्टी में काम करता है। कौन सी मिट्टी में काम करता है, काली मिट्टी में काम करता है। तो कौन सा पक्ष आएगा, कर्षण पक्ष। बड़ा मेहनत करता है, एक नंबर मेहनत करता है, इसलिए एक नंबर ही महीना आएगा चैत्र कर्षण अष्टमी। आपको कहाँ दिखाई दे रहा है चैत्र कर्षण अष्टमी, ये रहा चैत्र कर्षण अष्टमी। यहाँ से हमने कर दिया शीतला अष्टमी। आप लोगों के सामने वहाँ सारणी नहीं होगी, केवल ये समझाने के लिए है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पूछ लिया गया गुड़ला त्यौहार कब आता है। इस सारणी को हटाने के बाद भी देखेंगे त्यौहार कैसे निकलते हैं। आपको अच्छे से पता है गुड़ला, देखते हैं जनरल देखते हैं गुड़ला कब आता है, होली के बाद में, गणगौर से पहले। आपको अच्छे से पता है गणगौर से पहले लड़कियां कुमार के घर जाती है, गुड़ला लेके आती है। और गुड़ला इसका मतलब हुआ गणगौर से पहले लेके आती है, तो पहले आएगा, जनरल पहले आएगा, होली के बाद में आएगा। कुमार के घर से लाती है गुड़ला, कुमार का संबंध शीतलाष्टमी से आ रहा है, इसका मतलब इसी दिन कौन सा त्यौहार आ जाएगा, गुड़ला त्यौहार भी आ जाएगा। आगे फिर इसी माह से त्यौहार आपके सामने होगा और आपको पूछ लिया जाएगा जैसा कि ये राम नवमी कब आती है, ऐसा पूछ लेगा। आपको जनरल निकालना है, नवमी अगला दे रहा है, नवमी से आप नवमी बना देंगे। राम की बात हो रही है, हिंदू धर्म में राम को आदर्श माना गया है। कितना आदर्श माना गया है, अगर कहीं जाते हैं कोई मिलता है, जस्ट पहली बार मिल रहा है, दूसरी बार मिल रहा है, तो जनरल सीधा सा हम बोलते हैं राम राम साहब। अगर कोई मरता है तो भी बोला जाता है राम नाम ही सत्य है। अगर बात करते हैं तो राम को आदर्श हिंदू धर्म में एक नंबर आदर्श माना गया है, एक नंबर आदर्श माना गया है। एक नंबर महीना होगा, आदर्श माना गया है, पवित्र माना गया है, शुभ माना गया है, तो इस सब के लिए शुक्ल पक्ष होगा। हमारे सामने बनता है चैत्र शुक्ल नवमी। चैत्र शुक्ल नवमी कहाँ है, वहीं रख दीजिए, यहाँ से हमने रख दिया ये राम नवमी। अब आप लोगों के सामने ऐसा होगा, नवरात्रे कब आते हैं, आपको जनरल पता है नवरात्रे वर्ष में 2 बार आते हैं। आगे वाले नवरात्रि की बाद में बात कर लेते हैं, पहले यहाँ इस माह के नवरात्रि की बात कर लेते हैं। नवरात्रा कब आता है, जनरल मारवाड़ी वर्ड से ही देखते हैं। आपने मारवाड़ी वर्ड में खूब सुना है, 9 दिन के नवरात्रे, 9वें दिन रामनवमी। पहला नवरात्रा 9 दिन के नवरात्रे, 9वें दिन रामनवमी। दूसरे वाले नवरात्रे में आपने खूब जनरल सुना है, 9 दिन के नवरात्रे, 10वें दिन दशहरा और 20 दिन पर दीपावली। फिर सुन लीजिए, नवरात्रे वर्ष में 2 बार आते हैं। पहला नवरात्रा 9 दिन के नवरात्रे, 9वें दिन रामनवमी। दूसरा आगे वाला नवरात्रा 9 दिन के नवरात्रे, 10वें दिन दशहरा, 20 दिन पर दीपावली। जनरल इन्हीं शब्दों से 9 दिन के नवरात्रे बताएं, 9वें दिन रामनवमी आ रही है, 9वें दिन रामनवमी आ रही है। इसका मतलब हुआ कि ये वाले नवरात्रे होंगे चैत्र शुक्ल एकम से, यहाँ से प्रारंभ करेंगे तभी 9 दिन के होंगे। चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी तक पहला यहाँ नवरात्रा होगा। आगे वाले नवरात्रि के आगे वाले त्यौहार में बात कर लेंगे। और हमारा यहाँ से नववर्ष से लेके और यहाँ तक जो त्यौहार आता है वो बीच में त्यौहार आ जाता है नवरात्रा। आगे इसी सारणी से हमारे को प्रश्न पूछ लेता है, इसी माह से प्रश्न कर लेता है। माना कि यहाँ से प्रश्न कर लिया हनुमान जयंती कब आती है, और हनुमान जयंती में हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जनरल इन वर्डों का आप आराम से संयोग बना के रखें। हनुमान जी और राम जी का बहुत अच्छा संबंध था, नेवले का और सांप का बहुत अच्छा संबंध है, गुरु का और गोविंद का दोहा भी आपने सुना है, गुरु गोविंद दोनों खड़े कहाँ के लागू कहाँ है। यहाँ से हम देखते हैं कि राम जी का और हनुमान जी का इतना अच्छा संबंध था कि हनुमान जी
राम जी के बहुत अच्छे सेवक थे। हनुमान जी कभी भी कितना बड़ा काम किया, हनुमान जी ने राम जी से ज़्यादा काम किया, लेकिन आपको ये अच्छे से पता है कि हनुमान जी राम जी से आगे श्रेय लेने के लिए कभी नहीं गए। काम इन्होंने किया, श्रेय राम जी को दिलाया, खुद पीछे ही रहे। इसका मतलब हनुमान जयंती आगे नहीं आएगी, राम जी से पहले नहीं आएगी। जनरल आपने रामायण में खूब देखा है, काम हनुमान जी ने किया, श्रेय राम जी ने लिया। हनुमान जी ने कभी राम जी के आगे बढ़ के श्रेय नहीं लिया, पीछे ही रहे। इसका मतलब है हनुमान जयंती पीछे आएगी। कब आएगी? 2-4-5 दिन बचे हैं, लास्ट इस महीने में कर दीजिए और यहाँ से आ जाएगी चैत्र पूर्णिमा को, यहाँ से हनुमान जयंती रही। ये भी है, हनुमान जी ने राम जी को खूब विश्वास दिलाया कि ए राम, प्रभु राम, आप जहाँ भी जाए कभी घबराए नहीं, पीछे मुड़ के देखे, आंखें खोल के देखे, आप हर जगह मुझे पाओगे, रात दिन 24 घंटे एनी वक्त जब भी देखोगे मुझे पाओगे। प्रभु जी डिप्रेशन में आ गए, 24 घंटे ही मिलोगे आप। हनुमान जी ने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ छोड़ के मैं आपको मिलूंगा, ठीक है। ये यहाँ से रहा, ये हमारे त्यौहार हैं। इनकी डिटेल देखते हैं कि ये तो जनरल अभी तिथि निकालना आप लोगों ने सीखा। ये होली कितनी प्रकार की होती है, धुलंडी क्या है, शीतलाष्टमी क्या है, गुड़ला त्यौहार क्या है, एक बार इनकी डिटेल भी हम देख लेते हैं कि होली कितने प्रकार की है। 5-6 प्रकार की होली है। चैत्र माह के त्यौहार को एक बार थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि कौन सा त्यौहार में क्या डिटेल्स है। सबसे पहला जैसा फाल्गुन की होली हमने ले ली, तो उसी से देख लेते हैं। हालांकि आगे वाले मंथ में लास्ट में भी एक बार देख लेंगे फाल्गुन में। तो एक बार देखते हैं होली आप लोगों की सामने सीधा होगा। अब एक बार और देखें, आपके सामने सारणी नहीं है, उसके माध्यम से समझने की कोशिश कर लीजिए। सारणी में देख लिया कि तारीख लगा के देख लिया, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट मिलेगा होली कब आती है, अशोकाष्टमी कब आती है, रामनवमी कब आती है। होली आपको मिलेगा, जनरल आपको ध्यान रखना है, होलिया में उड़ेरे गुलाल। ऐसा कभी नहीं सुना दिवाली में उड़ेरे गुलाल, होली में छूटे फटाका। सीधी जनरल बात है, होलिया में उड़ेरे गुलाल, फाल्गुन में उड़ेरे गुलाल। ये हमने फाल्गुन माह देख लिया। होली कई प्रकार की है, अभी देखते हैं, तिथि नहीं लिखी, देखते हैं तिथि। होली कई प्रकार की होली है। पहली है जैसे अंगारों की होली, अंगारों की होली। दूसरी है कोड़ा मार होली, कोड़ा मार होली। तीसरी है देवर भाभी की होली, देवर भाभी की होली। आगे होली है गोबर के कांडों की होली, गोबर के कांडों की होली, जिसको अपने यहाँ बड़कुला बोलते हैं। इसके बाद में है फूल मार होली, फूल मार होली। आगे है लठ मार होली, सीधी सीधी होली है, लठ मार होली। इसके बाद है पत्थर मार होली। एक इसके बाद में होली है कपड़ा फाड़ होली। कितनी अच्छी होली होगी, देखिए एक बार कौन सा त्यौहार कब आता है। ये होली आपके सामने हमने देख लिया, होली में उड़ेरे गुलाल, फाल्गुन में उड़ेरे गुलाल। तिथि हम देखते हैं कि तिथि कौन सी आएगी, ये गुलाल उड़ता कब है। आपके सामने अंगारों की होली है, कोड़ा मार मार के होली खेलते हैं। अगर यही होली अगर अंधेरे में आएगी तो कोड़े कैसे मारे जाएंगे। अगर यही होली यहाँ से अगर अमावस्या कर दे, माना अमावस्या में ये होली आ जाती, तो ये होली कैसी होती होगी। देवर भाभी की होली अमावस्या होती, अंधेरी रातें होती, कल्पना कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, रंग सही नहीं लगता, इसलिए यहाँ से रंग लगाने के लिए पूरा उजाले की ज़रूरत है। और यहाँ से उजाला कब होगा, पूरा उजाला पूर्णिमा को होगा। ये रहा। अगर ऐसे भी आपको पता नहीं रहे, आपको कंफ्यूज करेगा कि होली पूर्णिमा को आती है, अमावस्या को आती है, और ये कि दीपावली ये अमावस्या को आती है, पूर्णिमा को आती है। तो आप जनरल यहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों हिंदुओं के बड़े त्यौहार हैं। जिस तिथि को ये आएगा उसको ये नहीं आएगा, और जिस तिथि को ये त्यौहार आएगा उसको ये नहीं आएगा, दोनों विपरीत है। अगर दीपावली खास उजाले में आती है, आपको यहाँ से बता दिया खास या अंधेरे में आती, तो आप इन त्योहारों के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा नहीं होता, इसलिए इसको उजाले में करना जरूरी था। यहाँ से अगर ये उजाले में होती दीपावली, तो इतने दीपक जलाए जाते हैं, इतना डेकोरेशन किया जाता है, लाइट जलाई जाती है, उनका कोई सदुपयोग का पता नहीं चलता। क्योंकि मोमबत्ती अगर कहीं लाइट के उजाले में लेके जाते हैं तो उसके प्रकाश का पता नहीं चलता। मोमबत्ती का प्रकाश कितना दम रखता है, दीपक का प्रकाश कितना दम रखता है, इस बात का पता अंधेरे में ही चलता है। तो हिंदू धर्म के त्यौहार राम जी को कितना आदर्श मानते थे और कितने दीपक जला के कितनी चांदनी कर सकते थे, इस बात का पता तो अमावस्या को अंधेरी रात में ही चलता। इसलिए दीपावली तो आती है अमावस्या को, और ये विपरीत यहाँ से आ जाता है पूर्णिमा को। इसलिए हमारा होली तो रहा पूर्णिमा को, दीपावली रहा अमावस्या को। आपको याद रखना है, सीधे सीधे लॉजिक है। आगे देखते हैं,
होली, होली में उड़े गुलाल, फाल्गुन में उड़े गुलाल, पूर्णिमा को यहाँ से गुलाल उड़ाएगी उजाले में। अब है अंगारों की होली। अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? केकड़ी। केकड़ी कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है, ये यहाँ की प्रसिद्ध है, याद रखें। कोड़ा मार होली, ये भी याद रखें। बिन्हाई, और बिन्हाई है अजमेर, ये भी अजमेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद देवर भाभी की होली, कितनी अच्छी होली होगी, ये प्रसिद्ध है ब्यावर की, और ब्यावर है अजमेर में, ये यहाँ की प्रसिद्ध है। आप बोलेंगे हमारे यहाँ भी तो देवर भाभी की होली खेली जाती है, वो वाली बात नहीं होती, वो वाली भाभी और वो वाले देवर नहीं होते। इसके बाद गोबर के कांडों की होली, ये है गोबर के कांडों की, सीधा ही याद रखें। गोबर की बात हो रही है, गोबर के कांडे हैं, गोबर ऑलरेडी गड़ा हुआ होता है, इसलिए गोबर गड़ा हुआ होता है, इसलिए गड़िया कोट होगा। और गड़िया कोट सभी को पता है, ये डूंगरपुर की है। इसके बाद फूल मार होली, फूल मार मार के होली खेलते, कितनी अच्छी होली होगी। अगर किसी ने फूल एक्सेप्ट कर लिए और अगर ले गए तो उसका देख ले अपने हिसाब से। फूल मार होली, और ये है शाहपुरा की, शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में। अगर फूल एक्सेप्ट कर लिया गया मतलब चाय पानी पिलाई जाएगी, अच्छे से होली खेली जाएगी। लठ मार होली, याद रखें यहाँ से, लठ मार होली करौली की प्रसिद्ध है। यादव जहाँ ज़्यादा रहते हैं, यादव की कुलदेवी करौली में, यहाँ की है। पत्थर मार होली, ये पत्थर मार होली, कोकरिया मार, कोकरे की मार मार के खेलते हैं, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कपड़ा फाड़ होली, कितनी अच्छी होली होगी, सारे कपड़े ही फाड़ दिए जाते हैं। थोड़ा दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि पुरुषों के ही फाड़ते हैं या फिर सभी के फाड़ते हैं, तो भाई वहाँ जाने वाले कोई नहीं बचते। अब थोड़ा प्रश्न ये भी आ रहा होगा पूरे ही फाड़ते हैं या थोड़े छोड़ते भी है, तो वो अपने हिसाब से देख लें। यहाँ से कपड़ा फाड़ होली, ये प्रसिद्ध है पुष्कर, और पुष्कर है सभी को पता है अजमेर में। आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि अधिकांश होलियाँ अजमेर की ही प्रसिद्ध है। ये हमारा होली रहा। ऐसे आगे बढ़ते हैं, होली का एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी होली। यहाँ होली के बाद आपने देखा त्यौहार हमारे सामने आया था, जस्ट सभी को पता है होली के दूसरे दिन आता है धुलंडी। साइड में भी आपने देखा था। अगर धुलंडी ऐसा पूछ ले, धुलंडी कब आता है, आप लोगों को याद होता जा रहा है। धुलंडी होली के दूसरे दिन आता है। होली फाल्गुन पूर्णिमा को आया था, होली के दूसरे दिन आता है। होली के बाद में आता है, होली फाल्गुन पूर्णिमा को आई थी, फाल्गुन पूर्णिमा को महीना पूरा हो गया था, नया महीना प्रारंभ हो रहा था चैत्र, और चैत्र कर्षण एकम को यहाँ से धुलंडी का त्यौहार आता है। आगे अगर धुलंडी के बाद में बात करते हैं, शीतला अष्टमी पूछ लेता है। शीतला अष्टमी का त्यौहार कब आता है? इसी के साथ में शीतला अष्टमी के साथ में उसी दिन त्यौहार होगा गुड़ला त्यौहार। दोनों त्यौहार पूछ लेते हैं। पिछले वाले पटवारी एग्जाम में बहुत अच्छा प्रश्न किया गया था, फकवाड़ा शब्द दे के प्रश्न किया गया था, याद रखे। रटने के बाद, त्यौहार रटने के बाद भी पटवारी प्री एग्जाम इस प्रश्न को गलत करवा लिया था। वो गलत किस प्रकार से एग्जामिनर ने गलत करवा लिया था, वो कैसे करवा लिया था, समझने की कोशिश करें। शीतला अष्टमी, अष्टमी अगला दे रहा है, जिधर से जोड़ बाकी करते हैं मैथ में उधर से निकालने की कोशिश करें। शीतला अष्टमी अगला दे रहा है, अष्टमी की अष्टमी लगा दीजिए, कहाँ जोड़ आ रहा है। शीतला अष्टमी, शीतला माता की बात करते हैं। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर है। चेचक निवारक देवी कहलाती है, बच्चों की संरक्षिका देवी कहलाती है। माता का वाहन गधा है, पुजारी कुम्हार होता है, पुजारी कुम्हार है। शीतला माता का मंदिर सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है, पुजारी कुम्हार होता है। कुम्हार मैंने बताया था काली मिट्टी में काम करता है। कर्षण पक्ष आएगा, अच्छे से याद रखे। कुम्हार मेहनत खूब करता है, खूब एक नंबर मेहनत करता है, तो 1 नंबर ही महीना आएगा चैत्र कर्षण अष्टमी। आगे इसकी बात करें, मेला कहाँ लगता है इसका, तो मेला सील की डूंगरी, और सील की डूंगरी चाकसू में लगता है। चाकसू पड़ता है जयपुर में, यहाँ इसका मेला लगता है। साथ में इसी के पूछ लेगा गुड़ला त्यौहार। इसी दिन आपको अच्छे से पता है, गुड़ला एक मटकी का जो बना होता है, कुम्हार के घर से मिट्टी का वो लेके आते हैं, और वो गुड़ला कुम्हार के घर से लेके आते हैं। ये लिए कुम्हार के घर से संबंध आया शीतला माता से, कुम्हार यहाँ से पुजारी है, यहाँ से ही गुड़ला लेके आते हैं, तो गुड़ला उसी दिन आएगा। तिथि हमारे पास में रही वही चैत्र कर्षण अष्टमी। यहाँ से प्रश्न इतना अच्छा किया गया था, पटवारी प्री में प्रश्न ये किया था कि होली के लगभग 1 फकवाड़े बाद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, और पहला ही ऑप्शन गुड़ला दिया गया था। 90% टिक इसी को किया था, क्योंकि याद हो जाता है होली के 1 फकवाड़ा सप्ताह के बाद में आया होगा। सप्ताह नहीं, सप्ताह 7 दिन का होता है, फकवाड़ा 15 दिन का होता है। और होली के 15 दिन बाद में आपको सारणी में अच्छे से पता है गणगौर का त्यौहार आता है, गुड़दान नहीं आता, ये गलती नहीं करें।
अब यहाँ से जल्दी से एक बार ये भी देखने की कोशिश करें कि गुड़ले के अंदर जो गुड़ला मिट्टी का जो मटका बना होता है उसके अंदर छिद्र निकाले जाते हैं। वो छिद्र क्यों निकाले जाते हैं? ये छिद्र निकालने के पीछे एक छोटी सी दास्तां उसको एक बार देख ले। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर दीपक जलाया जाता है उसकी ऑक्सीजन निकालने के लिए ऐसा किया जाता है, नहीं। ये मारवाड़ इलाका हुआ करता था, यहाँ से ये अजमेर इलाका हुआ करता था, ये अजमेर था। जरा सा छोटा सा ये है कि गुड़ले में जो छिद्र निकाले जाते हैं वो छिद्र क्यों निकाले जाते हैं? ये मारवाड़ था, मारवाड़ रियासत थी। मारवाड़ रियासत का शासक हुआ करता था सातल देव। गौर करने की कोशिश करें, इतिहास में एक शासक और हुआ इसके नाम से शीतल देव। शीतल देव सिवाना बाड़मेर का शासक हुआ था जिसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो वो शीतल देव था, ये सातल देव था। यहाँ से लगभग ऐसा कहा जाता है 140 के आसपास कंवारी कन्याएं यहाँ गौरी का पार्वती की पूजन कर रही थी, मारवाड़ में पूजन कर रही थी। अजमेर का सूबेदार हुआ करता था, अजमेर का सूबेदार था और उसका नाम था मल्लू खां। हम ज़्यादा इतिहास में कुछ नहीं देख रहे, यहाँ से ये देख रहे हैं गुड़ला में छिद्र क्यों निकाले जाते हैं। उसका लॉजिक है, मल्लू खां का सेनापति हुआ करता था गुड़ला। यहाँ से मल्लू खां और गुड़ला दोनों ने मिलकर आक्रमण किया सातल देव पे। सातल देव ने इनको बुरी तरह से परास्त किया, मारवाड़ की गरम गरम मिट्टी के अंदर ढंग से परास्त किया। इसके बाद में भागने के बाद में पराजित होकर भाग रहे थे। भागते वक्त इनकी नज़र 140 कंवारी कन्याओं पे पड़ी, इनका इन्होंने अपहरण किया। सातल देव ने इनका पीछा करके ढंग से एंट्री भी नहीं मारने दिया अजमेर के अंदर, और मल्लू खां आगे भाग रहा था। गुड़ला ने इनका जल्दी ज़्यादा अपहरण किया। मल्लू खां का ध्यान जरा कम था, इसका ध्यान ज़्यादा था। सातल देव ने 140 कंवारी कन्याओं को आज़ाद कराने के लिए गुड़ला को, यहाँ से इस गुड़ला को पकड़ के इसकी गर्दन को एक ही वार के अंदर धड़ से अलग कर दिया था और नीचे लाके इन 140 कंवारी कन्याओं के सामने डाल दिया था और कहा था कि जाओ पूरे मारवाड़ में जश्न मनाओ, मारवाड़ में जोधपुर में गुड़ला घुमाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन जैसे गुड़ला के कान ऊंचे नीचे थोड़े से होने लगे, क्योंकि आपको पता है छिपकली की पूंछ टूट जाने पे वो भी जंपिंग करती है। 140 कंवारी कन्या, ऐसा कुछ यहाँ से रिएक्शन होता देख के जरा घबरा गई, इसलिए सातल देव ने सोचा कि ये लड़कियां घबराई हुई है। गुड़ला की गर्दन में जगह जगह छेद निकाल दिए थे और कहा था कि अब आपको रोकने वाला कोई नहीं, आप जश्न मनाओ। इसी कारण से लड़कियां इस गुड़ला की गर्दन को पूरे मारवाड़ में घुमाया और गीत गाए जाते हैं, गुड़ला घूमेगा सारी सारी रात, हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। कहाँ का इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि गुड़ला को घुमाया कहाँ गया? गुड़ला को मारवाड़ में घुमाया गया। बहुत अच्छा सीधा प्रश्न हो गया, गुड़ला प्रसिद्ध कहाँ है? गुड़ला कहाँ का प्रसिद्ध है? गुड़ला मारवाड़ का प्रसिद्ध है। अधिकांश त्यौहार हमारे मारवाड़ के प्रसिद्ध है, तो आप ये भी ध्यान रखें। राजस्थान की जल्दी से पूछ लेता है और हम जल्दी टिक कर देते हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपको मिलेगा वहाँ से जयपुर, हमारा टिक भी कहाँ होगा? जयपुर, जो गलत होगा। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, जैसे गुड़ला जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, संस्कृति वहाँ की प्रसिद्ध है, वो है मारवाड़। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी मारवाड़ और राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कोटा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। ये हमारा गुड़ला त्यौहार रहा। गुड़ला के बाद में नववर्ष आपके सामने आया था, जरा एक बार रिपीट करें उन्हीं को जो सारणी में आपको बताए गए थे, जरा डिटेल्स के माध्यम से। नववर्ष अगर आपको दे देता है, यहाँ से कुछ नहीं मिला हमारे को, नव वर्ष की बात हो रही है, नई साल की बात हो रही है। नई साल सीधा पता है चैत्र माह में आएगी। इसके बाद नव वर्ष की बात है, एक तिथि को एकम को पहले दिन ही आएगी, एकम होगी, तिथि एकम होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा महीना चैत्र हमने कर्षण से प्रारंभ किया था, तो यहाँ क्या कर्षण कर दे? नहीं, यहाँ शुक्ल आएगा, क्योंकि आपको ये बताया गया था कि कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम, शादी, सगाई, ढूंढ, सिंजारा, ये सारे शुक्ल पक्ष में होंगे। तो ये हिंदू धर्म का नव वर्ष है, तो नव वर्ष भाई प्रारंभ हो रहा है, साल प्रारंभ हो रहा है, कृष्ण पक्ष से नहीं कर सकते, सारे काम हमारे बिगड़ जाएंगे। इसके बाद में हमारे सामने त्यौहार दिया होगा, जैसा गणगौर दे दिया, गणगौर के अंदर पूछ लिया गणगौर कब आती है। आप लोगों को पहले ही बता दिया था, गणगौर देते आपको ये देखना है कि गणगौर की एक बहुत अच्छी मिठाई प्रसिद्ध है, घेवर। घेवर एक बार और प्रसिद्ध है, वो कब प्रसिद्ध है? तीज को। अगर तीज को घेवर प्रसिद्ध है तो सीधे सीधे सारे त्यौहारों में लॉजिक लगाते देखिए, बार लगाते जाइए। घेवर यहाँ भी प्रसिद्ध, यहाँ भी प्रसिद्ध, गणगौर का भी प्रसिद्ध, तीज का भी प्रसिद्ध, घेवर तीज का प्रसिद्ध, तिथि तीज का प्रसिद्ध, तो यहाँ भी तीज ही आएगा, तीज का ही घेवर प्रसिद्ध है। इसका मतलब साफ हो गया, गणगौर तीज को आएगा। ये भी हमें पता है कि होली के 15 दिन बाद में आएगा, तो 15 दिन का कृष्ण पक्ष पूरा हो चुका है, शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया है, इसलिए कौन सा आएगा? शुक्ल आएगा। महीना कौन सा होगा? चैत्र माह होगा, चैत्र शुक्ल तृतीया हो गया। लेकिन गणगौर हमारे सामने आने के बाद इसके ज़रा डिटेल्स प्रश्न, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न करता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा प्रश्न करता है। गणगौर के बारे में ये पूछेगा
कि सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार कौन सा है। सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार, सीधा रटना, कुछ ही नहीं रटने की जरूरत कहाँ पड़ी है। गणगौर लड़कियां पूछती है, और लड़कियां जब पूछती है तो आपको अच्छे से पता है, कोई सा भी नया गीत, कोई सा भी सॉन्ग जोड़ जाड़ के कोई सा भी गीत लॉन्च कर देती है। सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार अगर पूछेगा तो यहाँ से गणगौर आएगा। इसके बाद में अगर पूछता है बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है, बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है, तो बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है, ये यहाँ से पूछेगा। बहुत अच्छा ध्यान देखें, यहाँ से गणगौर के बारे में, विशेष गणगौर के बारे में यहाँ से अंडरलाइन कर ले, गणगौर के बारे में विशेष देखें। और ये देखें यहाँ से कि बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर की पता है, लेकिन फिर भी पूछ लेगा ये कब पूजी जाती है, कब की प्रसिद्ध है, तो यहाँ से ये एक दिन बाद में पूजी जाती है, और ये आएगी चैत्र शुक्ल चतुर्थी की प्रसिद्ध है। प्रश्न कर लेगा गणगौर का मेला कहाँ लगता है, तो गणगौर का मेला जयपुर में लगता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में इसी गणगौर में आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न करेगा। ये प्रश्न पीछे वाले एग्जामों में कई बार पूछा है। यहाँ से फिर एक अच्छा प्रश्न करता है कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, जो लैब टेक्नीशियन में पीछे वाले में प्रश्न किया गया था, और यहाँ से प्रश्न करेगा गुलाबी गणगौर ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध है। फिर यहाँ से ध्यान दे, एक बार आपने देख लिया गणगौर तीज को आती है, लेकिन यहाँ से बिना ईश्वर की गणगौर चतुर्थी को आती है। फिर एक दिन आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ते जाएंगे, गुलाबी गणगौर के बारे में पूछ लेगा, इसकी तिथि कब आती है, तो यहाँ से फिर एक दिन आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो चैत्र शुक्ल पंचमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। इसी से संबंधित फिर आगे त्यौहार पूछ लेगा, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राज संबंध की तिथि चैत्र शुक्ल पंचमी को यहाँ से आया। इसी के बाद में ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राज संबंध देख लीजिए कब मनाया जाता है। गुलाबी गणगौर जो आपके लैब टेक्नीशियन में पूछा गया है, ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राज संबंध की। अगर तिथि की बात करते हैं कि इसकी तिथि कब होगी, तो इसकी तिथि चैत्र शुक्ल पंचमी को। फिर देखिए गणगौर कितनी अच्छी पूछेगा, एक बहुत अच्छी गणगौर प्रसिद्ध है धींगा गणगौर। ये धींगा गणगौर कहाँ की है, तो ये धींगा गणगौर उदयपुर की प्रसिद्ध है, जो अमर सिंह के समय प्रारंभ की गई थी। इसके बाद गणगौर में एक से बढ़ के एक लेवल का प्रश्न यहाँ से हमारे सामने निकल के आता जा रहा है। धींगा गणगौर अगर प्रश्न में याद कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न देगा, धींगा गंवर बेतमार मेला। धींगा गंवर बेतमार मेला ये कहाँ का है, धींगा गंवर बेतमार मेला ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। विशेष मेरे कहने से इसको ध्यान रखिए, धींगा गणगौर उदयपुर की है, धींगा गंवर बेतमार मेला दोस्तों जोधपुर की है, प्रसिद्ध ये मेला। यहाँ से फिर तिथि पूछ लेगा ये कब लगता है ये मेला, इसका ध्यान रखे, ये शुक्ल में गणगौर पूरी। इसका यहाँ से विपरीत कर दे और ये लगती है यहाँ से वैशाख, ये मेला लगाया जाता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। ये लिख देने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कुछ गाइडों के अंदर यहाँ से ये तिथि चेंज मिलेगी, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल तिथि कन्फर्म यही आएगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ गाइडों में तिथि चेंज मिलेगी, इसलिए बता रहा हूँ ध्यान होने के बाद भी जब बताया जा रहा है तो कितना विशेष होगा कि वैशाख कृष्ण तृतीया ही आएगा। ये हमारी यहाँ से गणगौर रही। इस गणगौर के बाद में आगे का त्यौहार देखते हैं, और आगे हमारे सामने जैसा त्यौहार दे दिया अशोका अष्टमी, ये त्यौहार मिला, कुछ नहीं निकालने की कोशिश करें। पहले बात ये हुई थी त्यौहार निकालने की कोशिश करते हैं, रटना नहीं है। अष्टमी आप लोगों के सामने दी गई है, अष्टमी अशोका अष्टमी, अशोक के पेड़ की बात हो रही है। अशोक का पेड़ एक नंबर पवित्र आशाफला का पेड़ है, मकान के सामने होना जरूरी है, ऐसा कहा जाता है। शुभ माना गया है, आदर्श माना गया है, पवित्र माना गया है। जब पवित्र माना गया, आदर्श माना गया है तो भाई शुक्ल पक्ष आएगा दोस्तों। एक नंबर आदर्श माना गया, इसलिए एक नंबर ही महीना आएगा, चैत्र शुक्ल अष्टमी होगा। इसके बाद में आगे प्रश्न कर लेता है, ऐसा दे दे रामनवमी कब आती है, सीधा है कोई दिक्कत नहीं। नवमी हमारे सामने होगी। राम जी की बात हो रही है, हिंदू धर्म के अंदर राम जी को एक नंबर आदर्श माना गया। राम नाम ही सत्य, कोई मरता है तो कोई मिलता है तो राम राम साहब बोला जाता है, सबसे पहले राम को याद किया जाता है। एक नंबर आदर्श माना गया है, इसलिए एक नंबर ही महीना आएगा, चैत्र माह आएगा। अगर यहाँ से राम जी के एक नंबर आदर्श पवित्र होने की बात हो रही है तो पक्ष कौन सा होगा, शुक्ल पक्ष होगा, सीधा आ गया चैत्र शुक्ल नवमी। राम जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। सीधा अगर आपसे पूछ ले
नवरात्रे कब आते हैं? तो नवरात्रों के बारे में आपको पीछे ही बता दिया था, नवरात्रे वर्ष में 2 बार आते हैं। देखिए सीधा शब्द है और इसको ज़्यादा नहीं देखना, रटना नहीं कुछ। दोनों नवरात्रों के बारे में, नवरात्र देखते हैं वर्ष में 2 बार आते हैं, ये लिख दिया यहाँ से नवरात्रे। ये नवरात्रे 2 बार आते हैं, 1 और 2। कब आते हैं? पहले नवरात्रे के बारे में पहले की एक बार सारणी के ऊपर जाए। 9 दिन के नवरात्रे और 90 दिन रामनवमी। 90 दिन रामनवमी यार, इसका मतलब है कि नवरात्रे रामनवमी से 9 दिन पहले आ रहे हैं। पहले 9 दिन पहले कब आएंगे? नवमी से 9 दिन पहले। इसका मतलब हुआ चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक। यहाँ दूसरे वाले नवरात्रे कब आते हैं? जनरल आपको पता है कि दीपावली के आसपास आते हैं। सीधा शब्द बोला गया था, 9 दिन के नवरात्रे, 10वें दिन दशहरा, 20 दिन पर दीपावली। मतलब दशहरा से 9 दिन पहले आते हैं। तो दशहरा आश्विन माह में आता है, अभी नहीं देखना, केवल थोड़ा सा यहाँ देख ले। जब दीपावली चलेगी तब उसको डिटेल से देखेंगे, वहाँ भी रटने की जरूरत नहीं होगी। और ये नवरात्रा जो हमारे सामने आएगा वो आश्विन नवरात्रे, माँ दुर्गा की पूजा हो रही है, माँ दुर्गा की पूजा हो रही है, माँ की पूजा हो रही है। माँ की पूजा शुक्ल पक्ष में होगी, यहाँ पे कोई गलत काम नहीं है। आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक, सबको याद है, सबको याद है ये तो। लेकिन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि ये जो चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक नवरात्र आते हैं, इनको कौन सा नवरात्रा बोला जाता है? तो इनको नवरात्रा बोला जाता है बसंती नवरात्रि। आपको याद रखना होगा क्योंकि बसंत ऋतु में आते हैं, बसंती नवरात्रि हो गए। फिर भी अगर आपको कंफ्यूज मारते हैं तो आश्विन माह के अंदर शरद पूर्णिमा आती है। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा होने की वजह से, आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा होने की वजह से शुक्ल पक्ष में आएगी पूर्णिमा। इस वजह से पास में ही नज़दीक में शरद पूर्णिमा का त्यौहार आ रहा है, इसलिए इसको शरदीय नवरात्रे कहा जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। एक शरदीय नवरात्र हो गया, दूसरा बसंती नवरात्र हो गया। नवरात्रों के बाद में नवरात्र देख लिए, रामनवमी देख लिया, इसके बाद हमारे पास इसी माह का त्यौहार बच रहा है हनुमान जयंती। आपको ये बताया गया कि हनुमान जी राम जी के अच्छे सेवक थे। प्रभु श्री राम मैं आपके साथ रहूँगा ये कहते थे, लेकिन कभी आगे नहीं रहूँगा, पीछे रहूँगा। तो आगे नवमी से पहले नहीं आएंगे, नवमी के बाद में आएंगे। बाद में आएंगे तो महीना तो वही रहेगा, दूसरे माह में नहीं डाल सकते। हनुमान जी और राम जी का बहुत अच्छा संबंध था। राम जी जिस माह में आए उसी में हनुमान जी आएंगे। चैत्र माह में राम जी आए थे, चैत्र माह में हनुमान जी आए। पक्ष वही रहेगा, शुक्ल पक्ष रहेगा, लेकिन लास्ट दिन कौन सा हो जाएगा? चैत्र शुक्ल का लास्ट दिन। शुक्ल सॉरी कोई दिक्कत नहीं, वैसे शुक्ल को हम लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे पक्ष वही रहेगा। राम जी का शुक्ल नवमी को आ रहा था, यहाँ भी शुक्ल पक्ष ही रहेगा, लेकिन शुक्ल पक्ष का लास्ट दिन यहाँ पूर्णिमा होगा और ये हनुमान जयंती होगी। अब हनुमान जयंती में कोई सी भी हनुमान जयंती आपसे पूछे, हनुमान जी का कोई सा भी रूप पूछे, जैसे पूछे आपसे पहले मेहंदीपुर बालाजी के बारे में पूछे कि ये कब आती है, तो सारी वो एक ही आती थी। लेकिन इनके मंदिरों के स्थान आपको याद रखना जरूरी है। मेहंदीपुर बालाजी के बारे में पूछ ले, इसका मंदिर कहाँ है? मेहंदीपुर, जरा इनका भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। मेहंदीपुर बालाजी, इसका मंदिर है दौसा में। अच्छे से पता है मेहंदीपुर बालाजी भूत प्रेतों का यहाँ पे इलाज किया जाता है। दूसरा यहाँ से खोड़ के हनुमान जी, खोड़ के हनुमान जी जो सामोद के प्रसिद्ध है और सामोद चोमू जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसी के बाद में आगे और हनुमान जी अगर पूछ लिया, 2 हनुमान जी हमारे मेहंदीपुर बालाजी जहाँ भूत प्रेतों का इलाज होता है। इसके बाद खोड़ के हनुमान जी सामोद वाले हुए। तीसरे हनुमान जी हमारे से पूछ लिया पांडुपोल हनुमान जी, और पांडुपोल हनुमान जी जो है वो अलवर में है, सरिस्का अलवर के अंदर। इसके बारे में पूछ ले कि राजस्थान के अंदर कौन से हनुमान जी की मूर्ति शयन मुद्रा में, आराम की मुद्रा में हनुमान जी रेस्ट कर रहे हैं, वो पांडुपोल हनुमान जी है। इसके बाद चौथा हनुमान जी हमारे से पूछ ले सालासर बालाजी, ये मंदिर है, और सालासर बालाजी का जो मंदिर है वो है चूरू के अंदर। ये हमारे चैत्र माह के त्यौहार हुए। हम आगे के त्यौहार नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में देखेंगे। इन सब की PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको बता दिया जाएगा, और जो आगे की क्लास होगी वो आगे वाले वीडियो में आपको प्राप्त होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे के सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, अच्छे, थैंक यू।